सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। दीवार पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी, फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु हो कि नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो, हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मुश्क यानी खुशबू। और आज हमें उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जहां इत्र की तहजीब पिछले 5000 साल पुरानी है। इत्र, अतर या इतर, आप जैसे भी कहें, ये अरबी ज़ुबान के कुछ खूबसूरत अल्फाज हैं। खैर, आज हम मौजूद हैं कानपुर से 80 किलोमीटर दूर इस शहर कन्नौज में। इस शहर में बनते हैं बेहतरीन किस्म के इत्र। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं कन्नौज की गलियों में, और आज का हमारा सफ़र इसी शहर में होना है। इत्र के शहर कन्नौज का जिक्र हिंदुओं की कदीम किताबें जैसे कि रामायण और महाभारत में भी मिलता है। आज के कन्नौज को कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे गंध नगरी, कुशस्थली, कान्यकुब्ज, कई नाम थे कन्नौज के। 5वीं सदी ईस्वी में हर्षवर्धन ने इस शहर को फरोग भी दिया। और तो और चीनी सियाह ह्यूनसांग के सफ़रनामे में भी कन्नौज का जिक्र मिलता है। यहाँ पाए गए बर्तन, टेराकोटा मूर्तियाँ और सिक्के इस बात के गवाह हैं कि कन्नौज की शिकाफत कदीम है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कन्नौज की वही जगह है जो परफ्यूम के मुल्क फ्रांस में ग्रासे की है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ग्रासे कन्नौज गंगा और काली नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कहते तो ये भी है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को इत्रों और खुशबूदार लेपों का बड़ा शौक था, तो वो अपने मेहमानों को भी तोहफों में यही दिया करते थे। और इसी तरह से कन्नौज की खुशबू दूर दराज के इलाकों में फैल गई। मुगलों के दौर में भी इत्र का कारोबार खूब फला फूला। कहते यूँ भी हैं कि जहांगीर की बेगम नूरजहां ने ही पहली बार गुलाब के फूलों से इत्र बनाया। मुगलों को गुलाब और रूह खस का इत्र बेहद पसंद था। किसी शायर ने खूब फरमाया है कि अगर आपको इत्रों का शहर देखना हो तो कन्नौज जाएं। यहाँ फन है, तहजीब है और रवायत है। और अब ये बात मुझे बिल्कुल हकीकत लगती है।
इत्र बनाने का तरीका वही है, रवायती, देख और भपके वाला। वही कदीम तरीका जो तक्षशिला में अपनाया जाता था, लेकिन ये तरीका आज भी बिल्कुल मुअस्सिर है। हम इत्र बनाने के हर कदम को ध्यान से देखेंगे और इत्र की खुशबू में सराबोर होंगे। कन्नौज में बहुत सी अक़साम के इत्र बनाए जाते हैं, लेकिन गुलाब, चमेली, खस, गेंदा, कतम्ब, हिना और बेले के फूलों का इत्र बेहद मशहूर है। इसके अलावा एक और नायाब इत्र है मिट्टी का। ये इत्र फूलों पर मुनहसर होते हैं। थोड़ा सा तेल निकालने के लिए बेशुमार फूलों की जरूरत होती है। इत्र सनत के लिए जरूरी है अच्छे किस्म के फूलों की फसलें जो उम्दा और बेहतरीन हों। मिट्टी का इत्र यानी इत्र मिट्टी। ये इत्र जितना नायाब है उतना ही खास है इसे बनाने का तरीका। आज हम एक बहुत पुराने कारखाने में मिट्टी का इत्र बनाएंगे। इत्र बनाने के लिए कारीगर अपने पास कुछ जरूरी सहूलतें, सामान और औजार रखता है। एक छोटा या बड़ा शेड होने से इत्र के काम को आसानी से किया जा सकता है। इत्र बनाने के लिए भट्टियां बहुत अहम हैं, जो तजुर्बेकार कारीगर की निगरानी में बनाई जाती हैं। इनमें आग को खुद ही कंट्रोल किया जाता है। इत्र बनाने के लिए आग जरूरी है, इसलिए हवा, धुएं वगैरह के लिए खुले रास्ते होने चाहिए। इत्र बनाने वाले शेड में पानी का खुला इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इत्र बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कई तरह से होता है। हर देख के साथ पानी की एक हौदी होती है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है। आग जलाने के लिए गोबर के उपले या लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इत्र बनाने के लिए जिन एपरेटस का इस्तेमाल होता है वो हल्के, लोचदार और आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। ऐसे सामान की अहलियत भी अच्छी होनी चाहिए। इत्र बनाने में सदियों से देख और भपका तरीका इस्तेमाल होता आया है और आज भी यही रिवायती तरीका कामयाब है। इत्र बनाने के लिए देख की जरूरत होती है, जो तांबे की बनी होती है। इन्हें सीधे आग से गर्म किया जाता है। देख की कुव्वत 10 से 160 किलो तक हो सकती है, जिसका मतलब है इसमें अलग अलग साख्त की देगों में 10 से 60 किलो तक फूल या हर्बल मटेरियल डाला जा सकता है। इसके ढक्कन को सरपोश कहते हैं, जो तांबे का ही होता है। इस ढक्कन में 1 या 2 सुराख होते हैं। भपका, जिसे रिसीवर भी कहते हैं, तांबे का खूबसूरत बर्तन होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है। कंडेंसर का रोल भी अदा करता है। भपका के निचले हिस्से में एक सुराख होता है, जिसे इत्र बनाते वक्त बंद रखा जाता है। भपका का मुंह जब जरूरत हो लकड़ी की लिड से बंद किया जाता है। देग और भपका, जिसे स्टिल और रिसीवर भी कहते हैं, आपस में चोंगा से जुड़े रहते हैं। ये बांस का खोखला पाइप होता है जो खुरदरे, मोटे कपड़े या रस्सी से लिपटा रहता है, ताकि इस पर तपिश का असर ना हो। पानी की हौदी या टैंक को गच्ची कहा जाता है। इसमें भपके को रखा जाता है। इसका इस्तेमाल देग से आए
डिस्टिलेट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। कुप्पी या चमड़े से बनाई गई बोतलों में इत्र को रखा जाता है। इत्र बनाने के लिए ज्यादा अक़साम के रॉ मटेरियल यानी खाम माल की जरूरत नहीं पड़ती। इत्र के लिए सिर्फ बुनियादी माल के तौर पर चंदन का तेल, डीओपी या लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी फूल का इत्र बनाना हो उस किस्म के फूलों को लिया जाता है। कारीगर जरूरत के मुताबिक जड़ी बूटियों और कुछ मसालों के भी इत्र बनाते हैं। हिना और मेहंदी के भी इत्र यहाँ बनाए जाते हैं। इत्र मिट्टी की अपनी अलग पहचान है। ये ना तो फूलों और न ही जड़ी बूटियों के जुमरे में आता है। मिट्टी का इत्र, इत्रे मिट्टी। आज हम मिट्टी का इत्र बनाने जा रहे हैं और यहाँ भारी तादाद में मिट्टी का इत्र बनाने के लिए खाम माल को जमा किया गया है। आने वाले कई दिनों में यहाँ मिट्टी का इत्र ही बनाया जाएगा। सिकी हुई मिट्टी, अधपके मिट्टी के टुकड़े गोले की शक्ल में स्टोर किए गए हैं। इस अधपकी मिट्टी से बना इत्र बैरूनी ममालिक में भेजा जाएगा। इन अधपकी मिट्टी की गोटियों को देख में डालकर इनका डिस्टिलेशन किया जाएगा। और आइए अब इत्र बनाने का काम शुरू करते हैं। कल इन्हीं देगों में मेहंदी और मिट्टी का इत्र बनाया गया था, इसलिए आज काम की शुरुआत इन देगों को साफ करने से होगी। देगों के ढक्कन हथौड़ी ठोककर खोल लिए जाते हैं। ढक्कनों पर लगाई गई पुरानी मिट्टी की सील को उतार लिया जाता है। पुरानी देगों को खाली करने और मिट्टी की सील निकालने में काफी वक्त लगता है। इत्र के काम में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। भट्टियों में से सारी राख निकालकर उन्हें खाली कर देते हैं ताकि उनमें फिर से उपले या लकड़ी जलाई जा सके। देगों के साफ हो जाने के बाद उनमें पानी भर दिया जाता है। सभी कच्चियों हौदियों में भी पानी भर लेते हैं। आप चाहें तो देग में पहले खाम माल मिट्टी के गोले भी रख सकते हैं और उसके बाद पानी डाल सकते हैं। खाम माल जिससे इत्र बनने वाला है उसकी और पानी की मिक़दार नपी तुली होनी चाहिए। आज हम मिट्टी का इत्र बना रहे हैं तो हर देग में 60 किलो मिट्टी की देलियां पड़ेंगी और उसका 2 गुना पानी डाला जाएगा। सभी भट्टियों में कायदे से ईंधन को जमा लिया जाता है। भट्टियां उपलों या लकड़ियों से जलाई जाती हैं। मिट्टी, रुई, पुराना कपड़ा, बोरी के टुकड़ों को कूटकर लेप तैयार किया जाता है। लेप से देग का ढक्कन सील किया जाता है। देग के मुंह की कन्नी पर मिट्टी के लेप की पट्टियां बिठा दी जाती हैं और फिर पानी और अधपकी मिट्टी से भरी देगों के मुंह बड़ी एहतियात से ढक्कनों से बंद कर दिए जाते हैं।
देख के मुंह पर लेप की मिट्टी एहतियात से लगा दी जाती है। ढक्कनों को लेप की पट्टी पर अच्छी तरह से ठोक लिया जाता है। फिर ढक्कन के ऊपर कमानी लगाकर उसे लकड़ी के टुकड़ों से कस दिया जाता है। देगों का मुंह ढक्कनों से अच्छी तरह से बंद हो जाए तो सभी देगों के ढक्कन मिट्टी के लेप से सील कर दिए जाते हैं ताकि उनमें से भाप बाहर ना निकल सके। लेप से मिट्टी फटती नहीं और कपड़ों और बोरी के टुकड़ों की वजह से चटकती भी नहीं। भपका में चंदन का तेल, डीओपी या पैराफिन ऑयल डालकर उसे डिस्टिलेशन के लिए तैयार किया जाता है। भपका के मुंह लकड़ी के ढक्कन से बंद कर दिए जाते हैं। चोंगा को लगाने से पहले चोंगा में पानी डालकर बांस के पाइप को साफ कर लिया जाता है। इत्र बनाने के लिए जरूरी है कि स्टिल, देग और भपका को आपस में जोड़ा जाए। बांस का लंबा पाइप जिसे चोंगा कहते हैं, इसकी मदद से देग और भपका को जोड़ा जाता है। चोंगा को कंडेंसर पाइप भी कहते हैं। चोंगा को खुरदरे कपड़े से लपेट देते हैं ताकि बाहरी गर्माहट का इस पर कोई असर ना हो। जब चोंगा फिट हो जाए तो भपका को लकड़ी की 3 बड़ी बड़ी गिट्टियों की मदद से ठोककर पानी में अच्छी तरह से तिरछा बिठा दिया जाता है। इस तरह भपका एक ही जगह पर टिका रहता है। भपका और चोंगा का मुंह अच्छी तरह से सील कर दिए जाते हैं। चोंगा एक तरफ देग के ढक्कन से जुड़ा रहता है तो वहीं दूसरी तरफ उसका मुंह भपका से जोड़ा जाता है। जब सारी देगें पैक हो जाएं, तो इत्र बनाने के लिए सारी तैयारियां हो जाएं, तो एहतियात के तौर पर हर देग और भपका को चेक कर लेना चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स प्रोसेस के लिए ऑर्डर में हों तो भट्टियों में हस्बे जरूरत आग लगा दी जाती है। देग में पानी का खौलना इस बात पर मुनहसर करता है कि हर देग में कितना खाम माल मौजूद है। तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर पानी खौलना शुरू हो जाता है। ये वक्त ज्यादा भी हो सकता है। मिट्टी की खुशबू से तर भाप के कतरे बनने लगते हैं और ये खुशबूदार भाप चोंगा में से होकर पानी में रखे बर्तन में ठंडी होकर टपकने लगती है बूंदों की शक्ल में। ये बूंदें लिक्विड पैराफिन से भारी होती हैं, इसीलिए तेल में नीचे बैठ जाती हैं। जब तक भपके में इत्र की बूंदें टपकती हैं, आइए देखते हैं कि इत्र के मेले में क्या है।
कन्नौज में इत्र के अलावा एसेंशियल ऑयल्स यानी फूलों के सत भी बन रहे हैं। गेंदों के फूलों का एक्सट्रैक्ट बैरून ममालिक में भेजा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स बनाने में किया जाता है। इन इत्रों की खास बात यह है कि ये जितने पुराने होते जाते हैं उतने ही उम्दा और बढ़िया होते जाते हैं। अरोमा थेरेपी के लिए इत्र और एसेंशियल ऑयल्स बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एसेंशियल ऑयल्स की समाई आयुर्वेदिक मालिश और स्पा में भी होती है। दुनिया के खुशबू के बाजार में टिकने के लिए इत्रों का स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना निहायत जरूरी है। ये खराब नहीं होता है, इसमें इत्र इससे ही जो होता है उसको फिल्टर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। माहौल को महकाने के लिए अगरबत्तियों के लिए खुशबू भी इत्रों और खुशबू वाले तेलों से ली जाती है। एक मझा हुआ कारीगर भभका के गोल हिस्से को छूकर बता सकता है कि कितनी तादाद में भाप के जर्रे ठंडे होकर बर्तन की पेंदी में जमा हो गए हैं। जब जरूरत के मुताबिक डिस्टिलेशन पानी में जमा हो जाए तो भभका गच्ची से बाहर निकाल लिए जाते हैं। हर भभका अच्छी तरह से लकड़ी के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है और साथ में खुरदरे कपड़े से उसे अच्छी तरह से बांध देते हैं। जब डिस्टिलेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है तब मिट्टी की महक से भरपूर सय्याल से पानी अलग कर लेते हैं। पानी सुराख से बाहर आ जाता है और इत्र बेस मटेरियल चंदन का तेल, डीओपी या पैराफिन ऑयल में रह जाता है। तैयार इत्र को चमड़े की बोतलों में रखा जाता है। इन बोतलों से पानी बड़ी आसानी से उड़ जाता है, लेकिन इत्र उसी में रह जाता है। देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें महफूज
महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो के हम हैं हुनर। ये मुगलिया दौर के जमाने का इत्रिदान है। अनमोल विरासत, अनमोल। कितना खूबसूरत और कितनी नाजुक कारीगरी है इसमें। इत्र की शीशियां इसी में रखी जाती थी। ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है। ये सदियों की विरासत, प्यार के धागों में बांधती हैं ये खुशबुएं, रिश्ते बनाती दिल जोड़ती हैं ये खुशबुएं, सुकून और आराम भी देती हैं ये खुशबुएं, एक रूहानी एहसास भी देती हैं ये खुशबुएं। विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। इत्र के इस शहर कन्नौज में मुझे घूमते घूमते ऐसा लगा कि मैंने मांझी के कितने ही पन्ने पलट डाले हों। वही सदियों पुरानी बड़ी बड़ी देगे और भपके, और मालूम चला कि कितनी मेहनत से बनती हैं इत्र की चंद बूंदें। खैर, इत्र इस शहर की खुशबू की आबो हवा का हिस्सा है, और अब अपनी यादों में इसी खुशबू को समेटे मैं यहाँ से रुखसत होती हूँ। अब आपसे मिलेंगे हम किसी नए शहर में। अभी तो बहुत से रास्ते तय करने हैं। अलविदा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।